नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। इसमें हम देख रहे थे इकाई 10 में हम देख रहे थे मुर्दैया नामक जो आत्मकथा थी डॉक्टर तुलसीराम की, वह देख रहे थे। इसमें हमने भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि यह इसके भाग का सारांश देखा था तथा परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण कथन देखे थे। आज हम देखेंगे मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन क्या है, यह हम देखेंगे इसके आगे। हम पहले से ही बता चुके हैं कि जो नेट के पाठ्यक्रम में जो हमारा री एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिकोण से हम पात्र प्रमुख कथन देख रहे हैं। इकाई 6 से लेकर 10 तक इसमें हमने अ, इस 6 इकाई 6 में से लेकर 10 जो पढ़ा रहे हैं री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसमें से हमारे कुल और केवल इकाई 10 ही बाकी शेष है, वह भी कल से पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो आज हम यह देखते हैं आगे का भाग। यह सब कुछ निःशुल्क है और हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क अध्ययन कीजिए और क्वालिफाई हो जाइए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यही आपका मूल्य है और यह मूल्य देने के लिए आपको कुछ मूल्य देना नहीं पड़ेगा। तो यह मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, इसमें है जैसन कहत बाड़ा जोगी, बैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतैया सहबा रामा। यह इसमें गीत है, जोगी गाता है। जैसन कहत बाढ़ा आंधी वैसन मारल गईले गांधी, बड़ सतैया सहबा रामा। जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ सस्तिया सहबा रामा। यह इसमें गीत है, याद रखिए। अंबिका पांडे शादी विवाह से लेकर फसल बोने तक, काटने तक की साइद बताने के लिए मशहूर थे। यानी अंबिका पांडे जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, वह जो है शादी विवाह का मुहूर्त बताते थे। उसके साथ फसल बोने तथा फसल काटने की साइद या मुहूर्त बताने में मशहूर थे। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, जाड़ा बताने पर 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च लिख देते थे। यानी उस समय में कोई लिखा पढ़ी करने के लिए कोई ये नहीं था, सब कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। तो उस समय के मास्टर साहब को यदि इसका जन्म बारिश के दिनों में हुआ है तो वह 1 जुलाई लिख देता था। यदि कहाँ सर्दी के दिनों में हुआ है, जाड़े के दिनों में हुआ है तो 1 जनवरी कहता था। कहाँ गर्मी के दिनों में इसका जन्म हुआ है तो वह 1 मार्च बताता। उसी प्रकार लेखक का जन्मदिन भी निश्चित हुआ है। उस समय के अध्यापक बरसात बताने पर हर समय का हर एक का जन्मदिन 1 जुलाई, यानी बरसात बताने पर 1 जुलाई, और जाड़ा बताने पर 1 जनवरी, और 1 जनवरी या गर्मी बताने पर 1 मार्च देते थे। यही फार्मूला भारत के अनेक गांवों में आज भी प्रचलित है। परिणाम स्वरूप नौकरी पेशे वाले अधिकतर दलित इन्हीं तरीकों पर रिटायर हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले कुछ जन्म प्रमाण पत्र नहीं था, कुछ नहीं था। कक्षा दो में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस कराई, यानी पास करने का घूस लिया था। यानी कक्षा 2 में जाने के लिए, यानी पहली कक्षा से पास होकर कक्षा 2 में जाने के लिए कितने रुपए लिए थे मुंशी जी ने या मास्टर जी ने? तो वह 2 रुपये लिए थे। उसको पस कराई कहा जाता था। पस कराई का इसमें जो एक शब्द का अर्थ पूछा था पहले परीक्षा में, जो वह मांस जो है सूखा डांगर, डांगर का अर्थ क्या होता है ऐसे पूछा था। तो आप पस कराई का अर्थ पूछ सकता है। तो 2 रुपये कक्षा 2 में जाने के लिए मुंशी जी ने हर बच्चे से 2 रुपया पस कराई, यानी पास करने का घूस लिया था। पस कराई का यानी पास करने का घूस, याद रखिए। यह 2 रुपया मुझे बड़ी मुश्किल से घर से प्राप्त हुआ। यह पस कराई सभी अध्यापक लेते थे और जो बच्चा नहीं देता उसे फेल कर दिया। यानी वो पस कराई सभी अध्यापक लेते थे, जो वह रुपये नहीं दे सकता था उसको फेल कर दिया जाता था। दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और झूले की तरह आगे पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती गाती जाती।
वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी, अवेली, पोखरा, खनावेली, पोखरा, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, लगावेली इमली के ढोर खोडरा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काँव काँव, बिलार कहे झपटो आ, लंगड़ी के टांग, दही दही के रही में पटको, गहरी रह रहरी में पटको। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला लल्ला पला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती थी, यानी वह स्नेह करती थी। अगला कथन है, हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का बोरा अर्थात पुआल बिछा दिया जाता था। उस पर कोई लेवा या गुद्दड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे। यानी क्यों क्यों वह ओढ़ा फर्श पर वह धान का पोरा अर्थात पुआल बिछाया जाता था, तो वह यो जो था वह नीचे से फर्श जो है वह गर्म रहे, इसीलिए ठंड ना हो। यानी पुआल यानी जो धान निकाल कर, जो धान की जो बालियाँ है, धान की बालियाँ निकाल कर धान की बालियाँ निकाल लेने के बाद जो फसल का हिस्सा बचता है उसको पुआल कहते हैं। हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। यानी उस समय में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो वह 2 बैलों की जोड़ी थी। याद रखिए, हमारे क्षेत्र के तमाम ब्राह्मण उस समय की 2 बैलों की जोड़ी चुनाव चिन्ह वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे। याद रखिए, 2 बैलों की जोड़ी वाली कांग्रेस पार्टी के कट्टर समर्थक थे कौन? ब्राह्मण। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में अहिर बहुल बस्ती थी। यानी सबसे उत्तर में कौन सी बस्ती थी? तो अहिर बहुल बस्ती थी, जिसमें एक घर कुम्हार, एक घर नोनिया, एक घर गटेरिया तथा एक घर गोड़ भड़भुजा का था। बीच में भमनोटी ब्राह्मण टोला तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार सबसे दक्षिण में हमारी दलित बस्ती थी। यानी दलित बस्ती धर्मपुर गांव के किस दिशा में थी? तो वह दक्षिण दिशा में थी। याद रखिए, दक्षिण दिशा में थी। अंधविश्वास के अनुसार, यानी अंधविश्वास के अनुसार गांव के दक्षिण तरफ जो थी वह हरिजन बस्ती थी, दलित बस्ती थी। याद रखिए, ये एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा यानी भड़भुजा का था। बीच यह याद रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इन्हीं सिवानों से घिरे हमारे धर्मपुर गांव के सबसे उत्तर में, यानी सबसे उत्तर में कौन रहता था? तो आहिर बहुल बस्ती थी सबसे उत्तर की तरफ, और जिसमें एक यानी वही आहिर बस्ती में कौन था? तो कुम्हार का एक घर था, नोनिया कुम्हार का एक घर, नोनिया एक घर, गटेरिया तथा घर एक गोंड, यानी गटेरिया तथा एक गोंड भड़भुजा का घर था। यानी यह कहाँ पे? सिवानों से घिरे धर्मपुर गांव में उत्तर में जो बस्ती थी आहिर बस्ती में कौन था? तो आहिर बस्ती में थे, देखो आहिर में धर्मपुर गांव से सबसे उत्तर में आहिर बहुल बस्ती थी। यानी आहिर बहुल बस्ती में कुमार का घर था, नोनिया का घर था, एक गटेरिया का घर था, भड़भुजा, यानी गटेरिया को भी भड़भुजा कहते थे। बीच में यानी उसके बीच में कौन था? तो उसके बीच में बमनोटी यानी ब्राह्मण टोला था, तथा तमाम गांवों की परंपरा के अनुसार, यानी सभी गांवों की परंपरा के अनुसार दक्षिण दिशा में हमारी दलित बस्ती थी। यानी दक्षिण दिशा में एक हिंदू अंधविश्वास के अनुसार किसी गांव में दक्षिण दिशा से ही कोई आपदा, बीमारी या महामारी आती है। यानी वह अंधविश्वासों के चलते हुए ऐसा प्रचलन था कि गांव में कोई भी दिक्कत या कोई भी समस्या, कोई विपत्ति, बाढ़ या कोई भी वह बाढ़ हो या कोई भी संकट हो, वह जो है वह दक्षिण दिशा से आता है। इसीलिए गांव की दक्षिण दिशा की जो संकट आता है, इसीलिए वह दलित बस्ती जो है दक्षिण दिशा में रहती थी। आपदा, बीमारी या महामारी आती है, इसलिए हमारे गांव के दक्षिण में दलितों के बसाया जाता था। यानी कोई बीमारी, कोई आपदा,
को आए तो वह पहले दलितों पर आए, ऐसा इसलिए बसाया जाता था। अंत मेरे जैसे सभी लोग हमारे गांव में इन्हीं महामारियों आपदाओं का प्रथम शिकार होने के लिए ही दक्षिण की दलित बस्ती में पैदा हुए। यानी जो आपदाओं का शिकार होने के लिए वह दलित बस्ती में पैदा हुए। लेखक भी एक आंख से काना था। रोज स्कूल जा रोज स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ाकर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और न कोई बची कुची लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। अभी इसके बाद का जो भाग है इस आत्मकथा का, वह है अकाल में अंधविश्वास। पहला था मुर्दहिया ही पहला था मुर्दहिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा था मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, और तीसरा भाग ये क्या है, तो तीसरा भाग है देखो अकाल में अंधविश्वास। अभी अकाल में अंधविश्वास क्या है यह हम देखेंगे। अकाल में अंधविश्वास यह तीसरा भाग है, याद रखिए। मैं गणित के प्रश्नों को चिकनी ज़मीन पर खपड़े से लिखकर हल कर लेता था, फिर उसे थोड़े थोड़े अक्षरों में पटरी या कॉपी पर उतार लेता था। यानी लेखक जो है वह गणित विषय में अच्छे थे। तमाम दलित लड़कों को रावण की सेना में विभिन्न राक्षसों की भूमिका दी जाती थी। हम राक्षस बने रामलीला में रोज़ मरते रहते थे। यानी जो उस समय में जो स्कूल में या गांव में एक रामलीला रचाई जाती थी, रामलीला का मंचन किया जाता था। उसमें जो दलित बस्ती के बच्चे थे उनको रावण पक्ष के पात्र दिए जाते थे, और उसमें राक्षस जो पात्र थे वह रामलीला में दलित बच्चों को मिलते थे, और उस पात्रों के जरिए उस दलित बच्चे जो है वह हर रोज़ मरते थे युद्ध में, यानी मंचन में। आज़ादी के बाद स्कूली छात्रों के बीच श्रमदान एक अनावश्यक क्रिया होती थी, जिसके तहत हम स्कूल पहुंचते ही पूरे स्कूल की सफाई करते, यानी श्रमदान करते थे। और वहाँ पर लेखक वह स्कूल में जाते ही पूरे स्कूल की जो है वह साफ सफाई करते थे। पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेड मास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। यानी वह हेड मास्टर परशुराम सिंह यह लेखक के किस वजह से प्रेरणा स्रोत थे, तो वह पढ़ाई के दृष्टिकोण से हेड मास्टर परशुराम सिंह मेरे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। वे हमेशा कक्षा में मेरी प्रशंसा करते और जब ज़्यादा खुश होते तो कहते, ये चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल की इज्जत बढ़ाइए। यानी जो खुश होते तो वो कहते कि ये चमड़ा एक दिन हमारे स्कूल का इज्जत बढ़ाए, यानी हमारे स्कूल का नाम करेगा। पनिया भरत के हिनकर टिकवा हरेले रामा रोवत घरवा आवेले रे सावर गोरिया। अगला कथन है, आम भाषा में धोबियउआ नाच कही जाने वाली यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नृत्य शैली है जिसमें घंटियों वाला घुंघरू पैर के बदले कमर में बांधा जाता है। यानी किस नृत्य में, जो आम भाषा में धोबियउआ यह जो नाच था, इस नाच में पैर की बजाय घुंघरू जो थे वह कमर में बांध दिए जाते थे। याद रखिए, यह पूछा जा सकता है। अगला है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। अभी मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन क्या है ये देखते हैं। पोखरी की तरह से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तक कानो राम पोखरी की तरफ से आते हुए रामचरण यादव जी मुझे देखकर बोल पड़े, आज तक कानो कामना होई, ई कनुआ समने पंडी गयल। इसके बाद उन्होंने तेज आवाज में पूछा, कहबा जात हवु वे र कनवा। यानी कनवा यानी जो आँख से लेकर काना था, इसलिए वो कहते हैं कि आज तो मेरा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस कनवा को, इस कान्हे को देखा है जो एक आँख से काने थे लेखक। सन 1959 की गर्मी ग्रीष्म ऋतु, यानी सन 1959 की जो गर्मी थी वह गर्मी ग्रीष्म ऋतु था। लगातार 2 साल से अकाल के कारण निहायत दुर्दिन में बदल चुकी थी।
दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने वाले के रूप में मेरी मांग बहुत बढ़ गई थी। यानी दलित बस्ती में चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने के कारण लेखक की मांग जो थी वह बहुत बढ़ गई थी। किशुनी भौजी 2 बच्चों की माँ थी, किंतु उम्र मुश्किल से 22 साल थी। यानी किशुनी भौजी जो थी वह 22 वर्ष की एक महिला है और वह 2 बच्चों की माँ भी है। तो वह उनके अंदर दुखड़ा सुनाने की अद्भुत वर्णनात्मक शैली का समावेश था। यानी जो भी दुख है, दर्द है, वह अपने पति को चिट्ठी में लिखकर सुनाने का दर्द था, तो वह लेखक द्वारा चिट्ठी लिखवाती है। वह कलकत्ते में काम के लिए था उसका पति। आज आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूँ। यानी लेखक किस विषय के अध्यापक हैं? तो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर है लेखक, याद रखिए, बन चुका हूँ, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 गरीब मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में खींचा था। जिनमें एक थे सोवियत संघ के समूही खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे थे डांगे को और डंगरिया कहने वाले सोइन तथा तीसरे दढ़ियल जेदी चाचा। यह जो है यह 18 जून के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था कि लेखक को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में धकेल देने वाले 3 लोग कौन थे? तो उसमें कौन था? तो सोवियत संघ के समूही खेत वाले मुन्नर चाचा थे, दूसरे थे डांगे को डगरिया कहने वाले सोनई थे और तीसरे थे दड़ियल जेदी चाचा थे। याद रखिए, यह 18 जून के पेपर में यह सवाल पूछा था यहाँ से। अगला कथन है, इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह नामक एक प्रख्यात कम्युनिस्ट नेता ने किया था। उन्होंने वर्षों तक भूमिगत रहकर काम किया था। इस पूरे क्षेत्र पर उनका विशेष प्रभाव था। इन भांड भंडलियों में वे सामाजिक कुरीतियों पर लोक शैली में तरह तरह के व्यंग द्वारा प्रस्तुत को बहुत ही मार्मिक बना देते थे। उनका एक गीत मुझे आज भी स्मरण है। यानी किसका गीत स्मरण है? तो वह बहादुर सिंह नामक जो था इस क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व तेज बहादुर सिंह था। उसका एक गीत वह लेखक को पसंद था और वह गीत ये था कि इसकी कुछ पंक्तियाँ, हरिजन जाति सहे दुख भारी हो, हरिजन जाति सहे दुख भारी जेकर खेतवा दिन भर जोतली, उहे देला गाड़ी हो दुख भारी, हरिजन जाति सहे दुख भारी। इसी कुरीति पर एक विरह शैली में बड़ा ही लोकप्रिय गीत गाया जाता था। यानी इसी शैली में एक विरह शैली का एक गीत जो लोकप्रिय था वह गाया जाता था, जिसकी इन पंक्तियों में बहुत गुण तथा छिपे रहते थे। जैसे बाबा विदा करो लरीला के मेहरिया रहरिया में बांझे घुंघरू। यानी यह दुल्हन का विदाई गीत था। इस कड़ी में बारात प्रस्थान के समय एक खास किस्म का नृत्य किया जाता था, जिसे दुक्कड़ कहते थे। यानी जो इस कड़ी में, यानी जो ऐसे गीतों की कड़ी में जो प्रस्थान यानी बारात आते समय एक गीत गाया जाता था नृत्य के साथ, एक खास जिस्म का नृत्य किया जाता। उस नृत्य का नाम क्या था? तो दुक्कड़ नाम था। याद रखिए, यह बहुत शक्तिशाली नृत्य होता था। इसमें सिर्फ 2 कलाकार, एक दफला वादक तथा दूसरा दुक्कड़ नर्तक होता था। यानी इस दुक्कड़ नामक जो नृत्य था, इसमें कितने लोग रहते थे? तो 2 ही लोग रहते थे। एक जो था एक दुक्कड़ नर्तक था, एक नृत्य करता था, और दूसरा जो था वह दफला वादक था। यानी दफला यानी तबला बजाता था। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुक्कड़। यानी किन यहाँ पर कौन कौन से नाचों का जिक्र आया है? यहाँ पर दुक्कड़ और हुक्कड़ दो नृत्यों का जिक्र आया है। ऐसे ही एक नाच हुआ करता था हुक्कड़। हुक्कड़ की ध्वनि पर कहरौआ हुक्कड़ डमरू की आकृति वाला उससे काफ़ी बड़ा वाद्य होता था, जिसे कलाकार अपनी बाह के नीचे कांख में दबा लेता था,
तथा उसे अपनी केहूनी से बजाता था। तो ये हुक्कड़ में। अभी अगला है भूतिया नागिन, यानी यह भूतिया नागिन भी यह इसका एक भाग है इस आत्मकथा का, याद रखिए। इस बीच हमारे घर में इस बीच हमारे घर में भी एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई थी। मेरी माँ बस्ती के किसी भी व्यक्ति से बात करती, पिताजी तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू कर देते थे। यानी लेखक की माँ जो है बस्ती के किसी पुरुष से बात करती थी, तो लेखक के पिता जो है उस पर संशय धरते थे, शक धरते थे। सन 1961 की ही जाड़े की बात है, यानी सन 1961 में जाड़े के दिनों की बात है। पिताजी माँ को मारने के लिए फ फरूही लेकर दौड़े, यानी लेखक के पिताजी हुए लेखक की माँ को मारने के लिए क्या लेकर दौड़े थे, तो फरूही लेकर दौड़े। मैं वही खड़ा था, यानी लेखक वहीं पर खड़े थे। मैंने बहुत जोर से पिताजी को एक तमाचा मारा, यानी लेखक ने पिताजी को जोर से तमाचा मारा। उन्होंने मुझे उलटकर वैसे ही मारा। उनका तमाचा इतना जोर का था कि मैं कुछ देर के लिए चौंधिया सा गया, यानी लेखक ने भी पिताजी को मारा और पिताजी ने लेखक को मारा, यानी दोनों बाप बेटे ने एक दूसरे को मारा। लेकिन लेखक को इतना जोर से तमाचा लगा कि वह कुछ समय तक या कुछ पल कर या कुछ मिनटों के लिए वह सौंधिया गए, यानी वह एक बेशुद्ध सी अवस्था में गए, खिस से एक सुन्न सा। किंतु इस घटना का परिणाम यह हुआ कि आगे पिताजी माँ को मारने से घबराने लगे, यानी इस ऐसे यानी लेखक छोटा था फिर भी लेखक ने पिताजी को मारा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि वह उसके बाद माँ के साथ झगड़ा करते हुए या माँ को मारने में वह डरते थे लेखक से। बस्ती के लगभग सभी लोगों ने मुझे सही ठहराया, यानी बस्ती के सभी लोगों ने सही ठहराया, यानी यह सही किया। समय जो बीतता गया, माँ और पिताजी की लड़ाई में मैं पिताजी का दुश्मन बनता गया, यानी जब भी कभी माँ पिताजी की लड़ाई होती थी, उसमें लेखक जो थे वह पिताजी के दुश्मन होते थे। अगला साल सन 1962 देश के तीसरे चुनाव वाला साल था, यानी अगले साल जब वह 1962 में देश का तीसरा चुनाव हुआ था। इसकी दस्तक से पहले ही स्कूल में एक बार फिर विकास प्रदर्शनी लगाई थी, यानी 1962 में जो तीसरा चुनाव होने वाला था, इसके चलते हुए स्कूल में फिर से एक तीसरी प्रदर्शनी, स्कूल में एक बार फिर से विकास प्रदर्शनी लगाई गई थी, विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस बार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में पहली बार एक फिल्म दिखाई गई जिसका नाम था चक्रधारी, यानी लेखक के स्कूल में पहली बार कौन सी फिल्म दिखाई गई थी, तो चक्रधारी दिखाई गई थी, याद रखिए। कब दिखाई गई थी? 1962 में। देश के तीसरे चुनाव वाला साल था और इसी को स्कूल में दस्तक थी। और पहले ही स्कूल में एक बार फिर से यानी पहले एक बार विकास प्रदर्शनी हुई थी और दूसरी बार विकास प्रदर्शनी में चक्रधारी फिल्म दिखाई गई थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, यानी कौन से कार्यक्रमों में? सांस्कृतिक कार्यक्रमों में चक्रधारी फिल्म दिखाई गई थी, याद रखिए। अगला है, बाद में बाबा हरिहर दास ने बताया कि स्वामी करपात्री जी देश में राम राज लाने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है कि पार्टी राम राज्य परिषद चुनाव मैदान में थी। कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, यानी लेखक के क्षेत्र में, लेखक जो धर्मपुर में रहते थे वहाँ पर किन दो पार्टियों का प्रभाव था, तो कांग्रेस तथा अ, कुल मिलाकर हमारे क्षेत्र में कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था, यानी कांग्रेस कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट, यानी कांग्रेस पार्टी का कम्युनिस्ट तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी प्रभाव था। किंतु हमारे गांव में कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था, यानी कोई जनसंघ का नाम लेवा नहीं था लेखक के गांव में। हमारे स्कूल पर हजारों लोगों का मजमा लगा हुआ था। सुबह से शाम तक चुनाव की सारी प्रक्रिया में मैं देखता रहा। मतदान बंद होने के बाद मैं अपने पिताजी तथा माँ के साथ वापस घर आ रहा था, तो पिताजी ने मुझे बताया कि बाबा हरिहर दास ने उन्हें 2 रुपया दिया। यानी बाबा हरिहर दास ने लेखक के पिताजी को कितने रुपए दिए थे? तो 2 रुपये दिए थे, क्योंकि मतदान करने के लिए, इसलिए उन्होंने रामराज को वोट दिया। यानी लेखक के पिता ने रामराज को वोट क्यों दिया था? क्योंकि बाबा हरिहर दास यह रामराज्य चुनाव पार्टी के थे, राम राज्य लाने वाले थे और उसने लेखक के पिताजी को 2 रुपये दिए थे, इसलिए उसने राम राज्य को ही वोट दिया था लेखक के पिताजी ने।
जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला, यानी जुलाई 1962 में जब स्कूल खुला था, तो नवीं कक्षा का नज़ारा ही कुछ और था। यानी लेखक 1962 में नवीं कक्षा में गए और फिर मैं काफ़ी उत्साहित था। अन्य विषयों के साथ रेखा गणित एक नया विषय था। यानी यहाँ पर रेखा गणित का मतलब जो भूमिति या भौमितिक रचना होता है, भूमिति भूमिति यह होता है, रेखा चित्र का मतलब यही होता है। तो लेखक के अंदर नवीं में अन्य नए विषय आए थे, तो यहाँ पर रेखा एक नया विषय था। यानी नया विषय कौन सा था लेखक के लिए? रेखा गणित या भूमिति था। प्रधान अध्यापक धर्मदेव मिश्रा लगभग रोज ही स्कूल पर सभा करते और बताते कि युद्ध के लिए हथियार के बदले अमेरिका सोना मांग रही है। वे सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करते थे। यानी जो प्रधानाध्यापक धर्मदेव मिश्र, प्रधानाध्यापक का नाम क्या है? नवीं कक्षा के धर्मदेव मिश्र है। वह लगभग रोज ही स्कूल में सभा करते थे और बताते कि युद्ध के लिए, यानी युद्ध के लिए हथियार चाहिए और वह हथियार अमेरिका के पास है। अमेरिका उस हथियारों के बदले सोना मांग रही है। सुरक्षा कोष में सोना इकट्ठा करने के लिए वह, यानी सुरक्षा कोष में सोना एकत्रित करने के लिए वह प्रेरित करते थे अन्य लोगों को। उस समय चीन के बारे में अनेक किस्से कहानियाँ स्कूल तथा गाँवों में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा कुद्दन न जाने कहाँ से सुनकर आया था। वह कहता था कि चीन में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देता है। यानी यह कौन कहता है? जो किस्से, यानी उस समय में चीन देश के काफ़ी किस्से कहानियाँ स्कूल तथा गाँवों में फैली हुई थी। नग्गर चाचा का बेटा था कुद्दन, यानी नग्गर चाचा का बेटा कौन था? कुद्दन था। न जाने कहाँ से सुनकर आया था, यानी कुद्दन न जाने कहाँ से सुनकर आया था कि चीन में, यानी चीन देश में जब लोग 60 साल के बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें सरकार अच्छा खाना खाने की दावत देती है। फिर दावत में आए हजारों बूढ़ों को गोली मार दी जाती है। ये दावत की क्या बात है? यानी वह कहता है कुद्दन कि चीन देश में जब लोग 60 वर्ष के हो जाते हैं, 60 उम्र के बूढ़े हो जाते हैं, तब उनको सरकार दावत के लिए बुलाती है, अच्छी दावत देती है अच्छे खाने की, और बाद में उसको वहीं पर गोली मार देती है। यह कौन कहता है? कुद्दन कहता है, जो मुन्नल चाचा का बेटा, यानी वह भी चचेरा भाई लेखक का। अगला क्या है? चले बुद्ध की राह। अगला जो भाग है वह है चले बुद्ध की राह। धर्मदेव मिश्र कवि थे। यानी धर्मदेव मिश्र कौन थे? तो कवि थे, याद रखिए। कवि होने के नाते उन्होंने अपना अपना उपनाम कमलेश रखा था। यानी धर्मदेव मिश्र ने अपना उपनाम किस कारण कमलेश रखा था? तो वह कवि होने के नाते रखा था। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम क्या रखा था? तो कमलेश रखा था, याद रखिए। कमलेश जी भक्ति साहित्य में कृष्णाश्रयी शाखा के बड़े प्रशंसक थे। यानी कमलेश जी किस शाखा के प्रशंसक थे? तो वह कृष्णश्रयी, यानी कृष्णाश्रयी शाखा के प्रशंसक थे। इसी बीच स्कूल के पास वाले मंदिर में एक विचित्र साधु आए। यानी इसी साल जो है स्कूल के पास एक मंदिर था, उसमें एक विचित्र साधु आए। वे औरतों की तरह बड़े बड़े बाल बढ़ाए हुए थे, यानी स्त्रियों की तरह उस साधु के बड़े बड़े बाल थे, किंतु दाढ़ी मूछ सपाचट थी। वे आभूषणों से लदे हुए थे, पैरों में पायल, हाथों में बड़े बड़े गुहरे, कमर में चांदी की करधनी, गले में मंगलसूत्र, कानों में तरकिया, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षण का केंद्र बना रखा था। ये उस साधु का पोशाक कर रहे हैं। जो स्कूल के पास एक मंदिर था और उस मंदिर में एक अचानक साधु आया था। उस साधु का वेश किस प्रकार था? देखिए, औरत की तरह, यानी वो स्त्रियों की तरह बाल बढ़ाए हुए थे, दाढ़ी मूछ नहीं थी उसकी, सफा चट, यानी दाढ़ी मूछ नहीं थी, आभूषणों से लदे हुए, यानी जो भी आभूषण होते हैं सोने के, जो भी गहने होते हैं वहाँ से लदे हुए थे। पैरों में पायल थी, हाथों में बड़े बड़े गुजरे थे,
कमर में चांदी की करधनी थी यानी कमर पट्टा था, गले में मंगलसूत्र, कानों में तर्किया, नाक में नथुनी आदि वे पहने हुए थे। उनकी मांग में सिंदूर भी था, किंतु परिधान के नाम पर आधुनिक बिकिनी की तरह उनकी लंगोटी ने उन्हें आकर्षक का केंद्र बना दिया था। वे राहुल जी की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्गा से गंगा का नाम लेकर कहते कि इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी है। राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में यह सब सुनकर मेरे मन में उत्कंठा जगती है कि मैं भी उनके जैसा होता तो कितना अच्छा होता। ओल्गा से गंगा में क्या है, इनके इसके बारे में पारसनाथ पांडे कुछ भी नहीं बताते। यानी यह यहाँ पर जो किताब है राहुल सांस्कृत्यायन की, ओल्गा से गंगा, इसका जिक्र आया हुआ है इस किताब में, याद रखिए। और यह कौन बताते थे, तो पारसनाथ पांडे बताते थे। किंतु बार बार कहते रहते थे कि यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है, यानी यह पुस्तक सारे विश्व में जानी जाती है। कौन बताता था, तो पारसनाथ पांडे बताते थे, याद रखिए। अगला कथन है, सिद्धार्थ को वैराग्य हुआ और वे सच्चे ज्ञान की तलाश में एक दिन रात के समय घोड़े पर चढ़कर महल से भाग निकले। यानी सिद्धार्थ यानी कौन, जो गौतम बुद्ध थे वहाँ। इस छोटे से पाठ ने मेरे मस्तिष्क में एक चलता फिरता चलचित्र सा छाप दिया था। हरदम घुड़सवार युद्ध बुद्ध मेरी कल्पना से गुजरते थे। यानी कि हाँ, वो टॉपिक लेखक ने सुना तो लेखक के मन में भी उसी प्रकार विचार आने लगे थे। हाई स्कूल के आगे ज्ञान की तलाश मुझे थी। यानी हाई स्कूल होने के बाद जो और भी ज्ञान लूँ, आगे मैं पढ़ूँ, यह आशा लेखक के मन में थी। इसलिए गौतम बुद्ध अत्यधिक प्रिय लगने लगे। यानी किस कारण वो गौतम बुद्ध प्रिय लगने लगे, तो हाई स्कूल के आगे का ज्ञान की तलाश मुझे होने के कारण। निकट भविष्य में मेरा घर से भागना निश्चित हो गया था। यानी पढ़ाई के लिए घर से भागना लेखक का निश्चित हो गया था, घर से भागना। उदाहरण देते हुए बम नोटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। यानी उदाहरण बता, बम बम नोटी का मतलब जो ब्राह्मण टोला है, उसका कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता था। हकीकत यह थी कि बम बभनोटी का बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। यानी वह बीच में ही फेल हो जाते थे, तो हाई स्कूल तक के आगे कोई जाता ही नहीं था। आखिरकार जुलाई आ गई। यानी आखिरकार जुलाई महीना आ गया। घर वाले ने विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। यानी वह जुलाई का महीना आया और घर वाले को कुछ नहीं घर वालों ने विरोध किया, आप स्कूल नहीं जाना चाहिए, मत जा, तो फिर भी वह खाली पेट ही स्कूल जाने लगे। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। यानी घर में संयुक्त परिवार था, बहुत सारे लोग थे, तो एक वैयक्तिक भोजन जल्दी बनाकर देने की व्यवस्था लेखक के लिए नहीं थी। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरहरि दास क्षत्रिय थे। यानी लेखक के स्कूल के संस्थापक कौन थे, तो वहाँ हरिहर बाबा हरिहर दास क्षत्रिय थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी क्षत्रिय थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। यानी हरि सुग्रीव सिंह कौन से विश्वविद्यालय से बीए पास करके अध्यापक बने थे, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके अध्यापक बने थे, याद रखिए। वे हिंदी पढ़ाते थे। यानी लेखक को हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम क्या था, तो सुग्रीव सिंह था, याद रखिए। और वे मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे और वो लेखक को भी प्रोत्साहित करते थे। और जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया, तो वह बहुत खुश हुए। दूसरे दिन बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्र के साथ मेरे घर बधाई देने आ गए। यानी दूसरे दिन जो है, यानी वह सुग्रीव सिंह कहते थे, जब मैंने कहा कि पढ़ाई में सबसे आगे निकल गया, तो वह यानी सबसे अच्छे अंकों से पास हो गया, तो वह सब खुश हुए। तो दूसरे दिन जो है स्वयं बाबा हरिहर दास स्वयं प्रिंसिपल धर्मदेव मिश्रा के साथ लेखक के घर बधाई देने आ गए। सबसे बड़ा संकट यह था कि उन दिनों में जो वजीफ़ा मिलता था, वह कम से कम 6 महीने बाद
यानी जो भी वजीफ़ा, जो भी फ़ेलोशिप थी उस समय में, वह 6 महीने बाद। अंत शुरू के 6 महीने का खर्च स्वयं उठाना था। इस बीच एक बार फिर संकट मोचन के रूप में मेरे सामने वही हिंदी अध्यापक सुग्रीव सिंह प्रस्तुत हुए। यानी जो भी वह फ़ेलोशिप थी, वजीफ़ा था, वह 6 महीने बाद मिलता था। तब तक 6 महीने तक का कैसे गुज़ारा हो जाएगा, यह प्रश्न लेखक के सामने था। तो वहाँ पर सुग्रीव सिंह जो हिंदी के अध्यापक थे, उन्होंने मदद की। उन्होंने मुझे फिर 30 रुपए दिए और कहा कि आज़मगढ़ जाकर जाकर पढ़ाई जारी रखो। यानी सुग्रीव सिंह ने लेखक को कितने रुपए दिए थे? 30 रुपए दिए और कहा कि आज़मगढ़ जाकर तू पढ़ाई जारी रख। उस जंगल में मैं जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा था, मुर्दहिया पीछे छूटती चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे इस प्रिय स्थली के अनगिनत यादों के ढेरे। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही स्थान मेरे लिए नटनिया। यानी वह कहते हैं, लेखक गांव से जा रहा है तो गांव के आस-पास के रास्ते के जो जंगल थे, वह आगे जा रहे थे और मुर्दइया जो है वह पीछे छूट रही थी और चली जा रही थी और साथ ही छूट रहे थे प्रिय स्थल। यानी जो भी गांव के आसपास के जो प्रिय स्थल थे, वह सब कुछ लेखक से दूर हो रहे थे। अनगिनत यादें, ढेरे ढेर यानी अनगिनत यादें जो है गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान आम्रपाली का था, वह वही स्थान मेरे लिए नटनिया का था, याद रखिए। आजमगढ़ में फापा काशी। अगला इस आत्मकथा का नाम है आजमगढ़ में फाका कसी। उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट उस दिन शाम को मामा मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट अस्टेट कराने के लिए आजमगढ़ के प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता तेज बहादुर सिंह के पास ले गए, जो उस समय विधान परिषद के सदस्य थे और मात मातब मातर मातबरगंज में ही रहते थे। इस कॉलेज में शीघ्र ही आश्चर्यचकित करने वाली बात यह लगी कि दोपहर के बाद चलने वाली कक्षाओं में अनेक अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। यानी इस कॉलेज में जब वहाँ गए थे, वहाँ पर इस कॉलेज में अध्यापक सफ़ेद कमीज पर खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे। अनेक छात्र भी वैसे ही आते थे। 5 बजे छुट्टी का घंटा बजते ही सभी कॉलेज प्रांगण में लगने वाली आरएसएस आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ, यानी आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की शाखा में शामिल हो जाते थे सभी बच्चे छात्र। धीरे धीरे पता चलने लगा कि आजमगढ़ का यह डीएवी कॉलेज संपूर्ण रूप से आरएसएस के अधीन था। यानी यह कौन से कॉलेज का नाम जिक्र किया है यहाँ पर, याद रखिए। इस कॉलेज में, यानी इस कॉलेज में यहाँ पर कौन से डीएवी कॉलेज में डीएवी कॉलेज डी डीएवी कॉलेज में एक आश्चर्य की बात थी। तो दोपहर के बाद जो कक्षा चलती थी उसमें सभी जो अध्यापक थे वह सफ़ेद कमीज, सफ़ेद शर्ट तथा खाकी हाफ पैंट पहनकर आते थे और कुछ छात्र भी आते थे। और जब वो हो जाने के बाद वह प्रांगण में आरएसएस के संघ में शामिल हो जाते थे और यह कॉलेज भी आरएसएस के अधीन था। इस तरह अंबेडकर हॉस्टल के मेस तथा डुक्कू की पकौड़ी की दुकान के बीच झूलते हुए आजमगढ़ की मेरी अनगिनत रातें फाका कशी से गुजरती रही। अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। घर से धीरे धीरे अब धीरे धीरे समझ में आने लगा कि घर से भागा हुआ हर व्यक्ति बुद्ध नहीं बन जाता। गृह त्याग के बाद चमत्कारिक शक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों के चक्कर में बुद्ध भी भूखे रहकर शमशान में साधना करने लगे थे। किंतु जब चमत्कार नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। यानी उन्होंने साधना की, तपश्चर्या की शमशान में जाकर, तो वहाँ फिर उसको भूख लगी बुद्ध को और उन्होंने कहा कि बिना भोजन के दिमाग काम नहीं करता। उस समय मेरे लिए भोजन मिल जाना ही चमत्कार था। यानी उस समय पेट के लिए भोजन मिलना ही एक समस्या का
ये समस्या थी लेखक के सामने। तो यहाँ पर अगला जो है वह है प्रेमचंद घर में हमारी यह जीवनी है। प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने लिखी हुई प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी है, जिसकी यानी उनकी पत्नी यानी प्रेमचंद घर में यह उनकी पत्नी शिवरानी देवी द्वारा रचित है। इस पुस्तक में शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को दर्शाया है। इसका प्रकाशन 1944 में यानी प्रेमचंद घर में का प्रकाशन कब हुआ है तो 1944 में हुआ है, याद रखिए। प्रेमचंद के पिता का नाम अजायब राय था। प्रेमचंद के पिता का नाम क्या था? अजायब राय था। माँ का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद को इनके पिताजी ने मुंशी धनपत राय तथा चाचा जी ने मुंशी नवाब राय नाम दिया था। यानी प्रेमचंद को प्रेमचंद के पिताजी ने धनपत राय नाम दिया था और चाचा ने नवाब राय नाम दिया था, याद रखिए। इन्होंने मर्यादा यानी प्रेमचंद ने, ये इम्पोर्टेंट है, प्रेमचंद ने मर्यादा पत्रिका, हंस पत्रिका, जागरण पत्रिकाओं का संपादन किया था। यानी प्रेमचंद ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? मर्यादा पत्रिका, हंस पत्रिका, जागरण पत्रिका। प्राय इनका पहला उपन्यास प्रेमा को माना जाता है। यानी इस जीवनी में प्रेमचंद का कौन से पहला उपन्यास से माना गया है तो प्रेमा को माना है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार इनका पहला उपन्यास कृष्णा को माना गया है जो 1905 में प्रयाग से छपा था। यानी इस पुस्तक के अनुसार लेखक का पहला उपन्यास कौन सा है तो कृष्णा है, लेखक का नहीं, प्रेमचंद का, जो 1905 में प्रयाग से छपा था। जबकि प्रेमा की दूसरा मान गया, यानी प्रेमा को दूसरा माना गया है, लेकिन सच में प्रेमा यह पहला उपन्यास है। इनके दो बेटे थे। अभी प्रेमचंद के दो बेटे थे, एक श्रीपत राय धन्नु था, श्रीपत राय का उपनाम धन्नु था, तथा दूसरा अमृत राय बन्नु था। प्रेमचंद के दो बेटे थे, पहले का नाम था श्रीपत राय को धन्नु कहते थे, और दूसरे बेटा था अमृत राय को बन्नु कहते थे, याद रखिए। प्रेमचंद 1935 में प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने, यानी 1936 में इनकी मृत्यु हो गई और इनको 1935 में यह प्रगतिशील लेखक संघ के सभापति बने। यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे, यानी प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। सेवा इनका मूल धर्म था। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन को इस पुस्तक में 88 भागों में दिखाया है। यानी संपूर्ण यानी प्रेमचंद घर में यह कितने भागों में है तो 88 भागों में है, याद रखिए। पुस्तक की श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी तथा अमुक शिवरानी देवी ने लिखी है। यानी पुस्तक की जो श्रद्धांजलि है वह किसने लिखी है? बनारसी दास चतुर्वेदी ने, और अमुक यानी शिवरानी देवी ने लिखी है, याद रखिए। देखते हैं कितना है, ये आज तो पूरा नहीं हो सकेगा यह। जितना हो सके उतना आज लेंगे और बाद का कल देखेंगे। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाकार है। जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है उतनी ही निजी जीवन में भी। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, ऐसा लगेगा कि किसी आलोचनात्मक किताब से है, तो यह प्रेमचंद घर में जीवनी से है, याद रखिए। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार है। जितनी गहराई उनकी रचनाओं में मिलती है उतनी ही निजी जीवन में, यानी जिस प्रकार जितनी गहराई, जितना चिंतन मनन, जो ज्ञान है वह उनकी रचनाओं के माध्यम से मिलता है, उतने उनके वास्तविक जीवन से भी था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस के लहमी गांव में, यानी मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में लहमी गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ था। प्रेमचंद अपने पिता अजायब राय के एकमात्र पुत्र थे। उनकी 3 बहनें थी, यानी प्रेमचंद की कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई थी। प्रेमचंद अपनी बहन से 8 वर्ष छोटे थे, यानी प्रेमचंद अपनी बहन से कितने वर्ष छोटे थे तो 8 वर्ष छोटे थे, याद रखिए। प्रेमचंद जब 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया, यानी
प्रेमचंद कितने वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हुआ, तो वह 8 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हुआ और वह अपनी बहन से 8 वर्ष ही छोटे थे, याद रखिए। पिता की बदली होते रहने के कारण इन्हें बार-बार स्थान बदलते रहना पड़ता था। यानी प्रेमचंद को बार-बार स्थान क्यों बदलना पड़ता था? क्योंकि पिताजी नौकरी पर थे, तो बार-बार वह बदली होने के कारण पिता ने दूसरी शादी की और घर में वी माता आई जिन्हें वो चाची कहते थे। यानी पिताजी ने बाद में दूसरी शादी कर दी और वह दूसरी माँ को प्रेमचंद जी क्या कहते थे? तो चाची कहते थे, याद रखिए। वी माता आई। चाची का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं रहता था। फिर भी ये चाची का सम्मान करते थे। यानी सौतेली माँ थी तो वो अच्छा व्यवहार नहीं रहता था, फिर भी वह लेकर प्रेमचंद सम्मान करते थे। इनकी पहली शादी जिस स्त्री से हुई थी वह उम्र में इनसे बड़ी और बदसूरत थी। यानी प्रेमचंद का पहला विवाह जिस लड़की से हुआ था वह लड़की प्रेमचंद से का उम्र में भी बड़ी थी और वह बदसूरत थी। रोज की लड़ाई झगड़े से उबकर प्रेमचंद ने उसको उसके घर भेज दिया और शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर दी। यानी रोज झगड़ा हो रहा था तो प्रेमचंद ने उनकी पहली पत्नी को उनके घर भेज दिया और बाद में शिवरानी देवी से दूसरी शादी कर ली प्रेमचंद ने। इसी जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक का वर्णन है। यानी प्रेमचंद घर में इस जीवनी में प्रेमचंद का बचपन से लेकर तो अंतिम दिनों तक का वर्णन है। वह विनोद प्रिय व्यक्ति थे। प्रेमचंद विनोद प्रिय थे। उन्हें उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, याद रखिए। यह उन्हें पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। प्रेमचंद की दिनचर्या का वर्णन करते हुए शिवरानी जी लिखती है, रोज सुबह 4 बजे जगकर वे घूमने जाते थे। यानी प्रेमचंद शिवरानी देवी ने जो जीवनी लिखी है उसमें उनकी दिनचर्या का बताते हुए लेखिका कहती है शिवरानी देवी कि रोज सुबह वह 4 बजे जगकर घूमने जाते थे। आकर हुक्का पीते और नाश्ते में जो मिलता खाकर लिखने बैठ जाते थे। वो हमेशा दूसरों की भलाई का सोचते थे। वो स्वभाव से ही संवेदनशील तथा भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था। वो हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह घर का नौकर ही क्यों न हो। यानी यह सही प्रेमचंद की दिनचर्या का सही क्रम बताइए, ऐसा पूछा जा सकता है। तो सुबह 4 बजे उठकर घूम कर जाना, फिर आकर हुक्का पीना और फिर जो है जो मिलता वह नाश्ता करना और फिर उसके बाद लिखने बैठ जाना। वो दूसरों की भलाई का सोचते हुए वो स्वभाव से ही संवेदनशील थे, भावुक प्रवृत्ति के थे। उन्हें परिवार से बहुत लगाव था और वो परिवार के हर व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, चाहे वह नौकर ही क्यों न हो। आगे है, प्रेमचंद ने अपने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। यानी प्रेमचंद ने जीवन में विभिन्न पदों पर कार्य किया था। उसमें से मास्टर थे, हेड मास्टर थे, फिल्म लेखक थे, संपादक आदि। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद ने अपने जीवन में किन किन पदों पर कार्य किया। तो सबसे प्रथम मास्टर, दूसरे बाद हेड मास्टर, फिर फिल्म लेखक या और संपादक। यह 5 पदों पर कार्य किया, मास्टर, हेडमास्टर, फिल्म लेखक और संपादक। वह अपने घर गृहस्थी के अनेकों कष्टों से जूझते हुए अपना लेखन कार्य करते थे। यानी घर की स्थिति के साथ लड़ते हुए अपना लेखन कार्य करते थे प्रेमचंद, याद रखिए। वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि जीवन के एक दिन को भी बेकार नहीं करना चाहते थे। यानी वह साहित्य रचना को इतना आवश्यक समझते थे कि वह एक दिन भी बेकार नहीं जाने देते। प्रेमचंद महात्मा गांधी जी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। यानी प्रेमचंद किसके विचारों से प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से विशेष प्रभावित थे। केवल प्रभावित नहीं थे, विशेष प्रभावित थे। गांधी जी से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। वे हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। यानी किससे प्रेरित होकर महात्मा गांधी ने किसके विचारों से प्रेरित होकर प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ी थी? तो महात्मा गांधी के। और बाद में वो हिंदुस्तानी और राष्ट्रभाषा हिंदी में विश्वास रखते थे। प्रेमचंद विचारों से काफ़ी प्रगतिशील थे। उन्होंने अपनी पुत्री कमला के विवाह में कन्यादान नहीं किया, क्योंकि उसका विचार था कि बेजान चीज़ दान में दी जाती है, जानदार चीज़ों में तो गो ही दी जाती है, फिर लड़की का दान कैसा, यह मुझे पसंद नहीं। यानी प्रेमचंद के लड़की का नाम यहाँ पर कमला बताया है, याद रखिए। तो कमला के विवाह में
प्रेमचंद ने कन्यादान नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि प्रेमचंद का मानना था कि जिसमें जो बेजान चीज़ें हैं, जैसे सिक्के हो या अन्य कोई बेजान चीज़ें हो, वही दान में दी जाती है। और जिसमें जीव हो, ऐसी चीज़ में, जो सजीव चीज़ है, ऐसे चीज़ में केवल गौ या गाय ही दी जा सकती है, और लड़की का दान कैसे कर सकता है, यह मुझे पसंद नहीं, ऐसा प्रेमचंद कहते थे। प्रेमचंद होली होली, दिवाली आदि त्योहारों को बहुत ही खुशी से मनाते थे। यानी प्रेमचंद कौन कौन से त्योहारों को खुशी से मनाते थे? होली, दिवाली, होली, दिवाली आदि त्योहारों को खुशी से मनाते थे। दिखावे और फालतू खर्च में विश्वास नहीं करते थे प्रेमचंद, याद रखिए। प्रेमचंद हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहते थे। वे समाज सेवा के लिए कई बार जेल भी गए थे। प्रेमचंद हमेशा मजदूरों के पक्ष में रहते थे। वह खुद को भी मजदूर ही मानते थे। वह स्वाधीनता आंदोलन में अपनी पत्नी के साथ सक्रिय थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बहुत बीमार होने पर भी मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। यानी वह बीमार थे तब भी वह मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिख रहे थे। 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य रोग से पीड़ित होने के कारण इन महान रचनाकार का देहांत हो गया। यानी प्रेमचंद का निधन जो है वह 8 अक्टूबर 1936 को असाध्य, यानी वह एक ऐसा रोग था कि उसका कोई निदान न हो सका और वह उनका देहांत हो गया। तीनों बहनों के बाद होने के, यानी यहाँ पर ये भी देखेंगे, तीनों बहनों के बाद होने के कारण लोग प्रेमचंद को तेतर कहते थे। यानी प्रेमचंद को तेतर क्यों कहते थे? क्योंकि वह 3 बहनों के बाद थे, इसलिए उसको तेतर कहा जाता था। विजय बहादुर, यह विजय बहादुर वी माता चाची का भाई, यानी वी माता यानी जो दूसरी प्रेमचंद की माँ थी, उसके दूसरी माँ के भाई का नाम था विजय बहादुर, यानी वह सौतेले मामा थे प्रेमचंद के। कजारी नौकर, बड़े बाबू पिता के दोस्त थे। घी के साथ शक्कर अच्छा लगता था, यानी प्रेमचंद को घी के साथ शक्कर खाना अच्छा लगता था। गुड़ खाना बहुत पसंद था प्रेमचंद को। अपनी पहली शादी में, यानी पहली शादी में लेखक प्रेमचंद इतने खुश थे कि मंडप छाने के लिए बांस खुद काटने गए थे। पहला विवाह बस्ती जिले में मेहदावल तहसील में रामपुर गांव में हुआ था। यानी प्रेमचंद का पहला विवाह कब हुआ था? तो वह बस्ती जिले के मेहदावल नामक तहसील के रामपुर गांव में हुआ था, याद रखिए। पहली पत्नी उम्र में बड़ी बड़ी और देखने में बदसूरत थी। इलाहाबाद जाने पर 10 रुपये मिलते थे, यानी इलाहाबाद जाने पर प्रेमचंद को 10 रुपये मिलते थे, जिसमें 7 रुपये घर भेजते और 5 रुपये का ट्यूशन पढ़ाकर और कुल 8 रुपये में अपना गुजार बरस करते थे। शिवरानी देवी की पहली शादी 11 वर्ष में हुई थी। यानी शिवरानी देवी की पहली शादी कितने वर्ष में हुई थी? जब शिवरानी देवी की उम्र 11 वर्ष थी तब। और 3-4 महीने में विधवा हो गई, यानी शादी के बाद 3-4 महीने के बाद ही वह विधवा हो गई, पति का निधन हो गया। मुंशी देवी प्रसाद, यह शिवरानी देवी के पिता है। यानी मुंशी देवी प्रसाद कौन थे? तो वह शिवरानी देवी के पिता थे और प्रेमचंद के ससुर थे। कमला प्रेमचंद की पुत्री थी। प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया, यानी प्रेमा उपन्यास का नाम बाद में विभव हो गया, याद रखिए। या विभव प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाम रखा गया? तो प्रेमा उपन्यास का, याद रखिए। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है। यानी शिवरानी देवी की पहली कहानी, यह पूछा गया प्रश्न है। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छपी थी, जो प्रेमचंद को पत्र देकर मालूम हुआ, यानी पत्र देखकर प्रेमचंद को मालूम हुआ। इस रचना में प्रेमचंद ने अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए हैं, जैसे उनके इस रचना में प्रेमचंद ने, यानी प्रेमचंद ने नहीं, प्रेमचंद के, क्योंकि वो शिवरानी देवी ने लिखा है तो प्रेमचंद कैसे बता सकते हैं? प्रेमचंद के अपने जीवन से जुड़े कई राज बताए हैं, जैसे उनके जीवन में 2 पत्नियां होते हुए भी एक अन्य स्त्री के साथ संबंध है। यानी 2 पत्नियां थी, फिर भी किसी एक अन्य स्त्री के साथ भी उसका संबंध था। उनकी इस जीवनी में स्थान स्थान पर उनका रचना संदर्भ मिलता है, जैसे कजागी, गुल की डंडा, गुल्ली डंडा, रामलीला आदि कहानियों का। यानी कौन कौन सी कहानियों का जिक्र है प्रेमचंद घर में नामक किताब में? तो कजागी, गुल्ली डंडा, रामलीला।
तो यह श्रद्धांजलि से यानी भूमिका से। उस समय विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था। प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन उनका उनका अंतिम वाक्य था। प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक एक निष्कपट आडंबर शून्य सह सद्गृहस्थ का घर है। और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील है, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सफलता, उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उन्हें गृह जीवन के सौंदर्य को अशून्य तथा अविचलित बनाए रखा है। यह श्रद्धांजलि से कथन है, याद रखिए। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं और बाकी कथन हम कल देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।